हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है तुलनात्मक शासन, लोकतांत्रिक और सत्तावादी। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसका राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली क्या है? राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था का संबंध उन सभी कार्यों और क्रियाओं से है जो निर्णय करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। मतलब राजनीतिक प्रणाली एक ऐसा व्यवस्था या क्रिया या कार्यों से जुड़ा हुआ है जो निर्णय लेने के बाद उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं, और इन्हीं व्यवस्था को विभिन्न संस्थानों, नागरिकों वह संगठनों के बीच संवाद का एक माध्यम माना जाता है। जो ये संस्था है, जो व्यवस्था है, इन्हीं को नागरिकों और संगठनों के बीच संवाद का एक माध्यम भी माना जाता है। दूसरा है राजनीतिक शासन। राजनीतिक शासन सरकार की एजेंसी का एक रूप है जो राज्य के लिए काम करती है। राजनीतिक शासन जो है एक सरकार का एजेंसी है जो एक राज्य के रूप में काम करता है, और वह राज्य के लिए काम करती है और वह राज्य की ओर से काम करती है। राजनीतिक शासन को राज्य और सरकारी भूमिकाओं की प्रक्रियाओं का अनौपचारिक और औपचारिक संरचना के रूप में देखा जा सकता है। मतलब राज्य का जो प्रक्रिया है, भूमिका है, या सरकारी रूप से जो काम करते हैं, उन प्रक्रियाओं को औपचारिक और अनौपचारिक रूप के एक संरचना के रूप में आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि इसमें दो प्रकार का हमारे देश में शासन व्यवस्था है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासन किया जाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शासन किया जाता है, तो इनकी भूमिका अलग अलग होती है। अब अगला पॉइंट है सत्तावादी शासन प्रणाली। ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति, वर्ग या गुट के हाथों में होती है। सत्ता के प्रयोग पर कोई कारगर प्रतिबंध नहीं होती। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है सत्तावादी प्रणाली जिसका पूरी सत्ता का जो ताकत है किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में होती है, और सत्ता के प्रयोग पर कोई कारगर या किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, और यहाँ लोग केवल डर के कारण ही सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब पूरी सत्ता या शक्ति एक ही आदमी के पास है तो लोगों को डर हो जाता है, और उसके वजह से सरकार का जो भी आज्ञा है उनका पालन करते हैं। यहाँ कभी कभी शासक अत्यंत क्रूर भी हो जाते हैं। मतलब इस तरह के सत्तावादी शासन में शासन काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। वर्गीकरण का आधार शासकों की संख्या और स्वचालित की प्रकृति क्या है। अब इसका पहला है, शासन के दो चर हैं। पहला है शासितों की संख्या व्यवस्था, शासन व्यवस्था। पहला है शासितों की संख्या और दूसरा है शासितों की शासन व्यवस्था। तो इसमें है शासन के दूसरे मापदंड पर ही शक्ति वर्गीकरण का आधार छिपा हुआ है। मतलब शासन का जो दूसरा मापदंड है ना, उसी में शक्ति का वर्गीकरण यानी पावर का बंटवारा का जो आधार है वो छिपा हुआ है। यह मापदंड राजनीतिक संस्थानों से संबंधित हो सकता है या केंद्र और इकाइयों के बीच संबंध प्रकृति के स्तर पर निर्धारित कर सकता है। मतलब ये शासन के आधार पर भी या राजनीतिक संस्थानों से संबंधित हो सकता है, या फिर केंद्र और इकाइयों के बीच का जो संबंध, प्राकृतिक संबंध है, उसको भी ये निर्धारित करता है। राज्य के एकात्मक या संघीय राज है। मतलब राज्य एक एकात्मक भी हो सकता है या फिर संघीय। मतलब एक देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं और वो भी स्टेट उस देश का एक हिस्सा होता है, तो वो संघीय शासन बोला जाता है। संघीय राज है या नहीं है, वह सरकार का संसदीय अध्यक्ष रूप यह प्रकट करता है। और इसका अगला पॉइंट है एक शासन जिसके केंद्र में शक्ति का स्रोत अत्यधिक होता है और उसे शासन का एकात्मक रूप कहा जाता है। मतलब एक शासन जिसके केंद्र में शक्ति का स्रोत अधिक होता है, मतलब जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है। एक शासन का ऐसा भी व्यवस्था होता है जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस तरह के शासन को एकात्मक शासन का रूप कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि एक शासन का संघीय रूप है वह है जहाँ शक्ति अपने प्रांतों के बीच वितरित की जाती है। मतलब एक संघीय शासन होता है, जैसे हमारे देश में है, इंडिया में, कि दो तरीके का सरकार होता है। एक केंद्रीय सरकार होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार होता है।
तो केंद्र सरकार को क्या करना है उसका काम बंटवारा किया, संविधान के हिसाब से उसका दायरा बता दिया गया है। और राज्य सरकार क्या कर सकता है उनका भी शक्ति का बंटवारा अच्छी तरीके से किया, यानी उसका जो शक्ति का वितरित है वो किया जा चुका है। तो उन दोनों की विशेषता है कि अपने अपने क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, दखलंदाजी कोई किसी के काम में ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वही है संघीय शासन का एक व्यवस्था। उसके बाद है सरकार के संघीय रूप की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में। और तीसरा है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, यानी केंद्र क्या कर सकता है और राज्य क्या कर सकता है, उनके शक्तियों का अच्छी तरीके से विभाजन किया जा चुका है हमारे संविधान में। और राजनीतिक शक्ति को निष्पादित करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर शासन को वर्गीकृत किया गया है। मतलब राजनीतिक शक्ति को निष्पादित यानी संचालन करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर शासन को बांटा गया है। अब शासन के प्रकार क्या है, शासन करने वालों की संख्या शासन की प्रकृति होती है। दूसरा ये है कि यह एक व्यक्ति द्वारा एक नियम है और इस तरह शासन में सम्राट राज्य का प्रमुख होता है। और इस तरह शासन की प्रकृति से भिन्न हो सकती है, मतलब संविधान से भिन्न हो सकती है। और पूर्ण राजशाही का प्रतीक उदाहरण के तौर पे नेपाल, जॉर्डन या फिर मध्य युग यूरोप, ब्रिटेन शामिल हो सकते हैं। राजशाही, इसमें राजशाही शासन है। उसके बाद है तानाशाही शासन। एक उदाहरण में हिटलर के तहत जर्मनी और मुसोलिनी के तहत इटली या उत्तर कोरिया में मौजूदा समय में शामिल हो सकते हैं। मतलब तानाशाही शासन जैसे हिटलर ने जर्मनी पर किया था, मुसोलिनी ने इटली पर किया था, अभी उत्तर कोरिया में किंग जोंग उन है। तो इस तरह के लोग तानाशाही लोग यह शासन प्रणाली में आता है। अब अगला है कुलीन तंत्र क्या होता है। एक तरह का नियम है जहाँ एक निश्चित व्यय के लोग शासन में कई पहलुओं पर शासन करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के तहत। तो कुलीन वर्ग मतलब एक नियम होता है जहाँ पर निश्चित व्यय शासन के लोग शासन करते हैं और कई पहलुओं पर शासन वगैरह करने का उदाहरण है। उदाहरण के लिए आप दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद उदाहरण ले सकते हैं। अब अभिजात क्या होता है, यह शासन के कुछ लोगों द्वारा छोटे शासक वर्ग द्वारा एक नियम की विशेषता है। ऐसे शासक प्रकारों का उदाहरण प्राचीन ग्रीस में हो सकता है। मतलब एक अभिजात है, ये भी एक शासन, ये कुछ लोगों द्वारा या फिर छोटे शासन वर्ग के द्वारा एक नियम की विशेषता होती है। इस तरह का शासन जो है आपको प्राचीन ग्रीस में मिल सकता है। जहाँ जनता द्वारा सहमति, उदाहरण के लोकमत में संयुक्त राज्य और भारत शामिल हो सकते हैं। लोकतंत्र जो है जनता द्वारा सहमति, उदाहरण के में लोकतंत्र होता है, जैसे संयुक्त राज्य और भारत में शामिल हो सकता है। मतलब भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ जनता के सहमति के हिसाब से सरकार चुनी जाती है। और उसी तरह अमेरिका में भी है जहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से सरकार या राष्ट्रपति चुनी जाती है। तो इन दोनों देशों को आप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक ले सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक शक्ति के इन्हीं आधारों का शासन वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है जिससे हम विभिन्न खंडों में से समझ सकते हैं। मतलब आप डेमोक्रेटिक में शासन करने का आधार अलग अलग हो सकता है, वर्गीकृत किया गया है। तो इनको हम अलग अलग खंडों के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है शासन के प्रकार है, इसमें शक्ति और उसके निष्पादन के संबंध में जीवन और शासन के हर पहलू पर नियंत्रण। उदाहरण के लिए सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन, मतलब जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण कर लेगा, ऐसा शासन के प्रकार होते हैं। इसमें निष्पादन के संबंध करते हैं। और अधिनियमवादी है, जैसे ग्रेटर जर्मन रीच शामिल हो सकते हैं। अब अगला है निरंकुश शासन। ऐसा शासन ये बहुत नियंत्रित होता है, हालांकि यह एक अधिनियमवादी शासन की तुलना में नियंत्रणवादी होता है। मतलब ये अधिनियमवादी जो होता है, निरंकुश शासन एक ऐसा शासन होता है जो काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रखता है, लेकिन ये है कि अधिनायकवादी शासन की तुलना में ज़्यादा नियंत्रणवादी होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के तहत फ्रांसीसी साम्राज्य, पिनोचे के तहत चिली था। मतलब इन्होंने निरंकुश शासन के रूप में अपना सत्ता चलाया था। सत्तावादी एक ऐसा शासन की भी बहुत नियंत्रित है, हालांकि यह एक अधिनायकवादी शासन की तुलना में
कम नियंत्रण, मतलब ये सत्तावादी जो है ये भी एक शासन करने का प्रणाली है, ये बहुत नियंत्रित शासन होता है, लेकिन अधिनायकवादी की तुलना में थोड़ा कम होता है। और कुछ उदाहरणों में जैसे कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, जॉर्डन, तुर्की शामिल हो सकते हैं इसमें। अब अगला है संवैधानिक, यानी इस तरह के शासन के तहत राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा को उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं। यानी संवैधानिक रूप से जो भी राज्य में सरकार चुना जाएगा या केंद्र में सरकार चुना जाएगा वो उन्हीं शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है या कर सकता है जो संविधान में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को जांच और संतुलन की व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसके जांच के द्वारा उसे संतुलित किया जा सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक इसी को कहा जाता है। अगला है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इस तरह के शासन के तहत सत्ता का स्रोत लोग के साथ साथ लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की ओर से शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वो प्रतिनिधि अपने ओर से शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलाके का आवाज़ संसद में या विधानसभा में उठा सकते हैं। लोकतंत्र दो तरीके से हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब है अधिनायकवादी। इसके दो प्रकार होते हैं, निरंकुश यानी कुलीन वर्ग और एक दल या सेना की शक्ति। सीमित शक्तियाँ होती है, लिमिटेड पावर। उसके बाद एक केंद्रित संरचना होती है, राजनीतिक बहुलता का अभाव होता है। सरकार निरंकुश हो सकता है, सत्ता का दुरुपयोग भी हो सकता है, सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है, प्रेस पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण हो सकता है जिसको। उसके बाद सीमित नागरिक अधिकार हो सकता है। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी का अभाव हो सकता है, हिटलर का शासन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। फाइनल के अनुसार क्या है, फाइनल के अनुसार सत्तावादी शासन के 5 रूप है। पहला है भय पर आधारित, यानी इसमें सरकार द्वारा बल का प्रयोग किया जाना। दूसरा है अमीरों के अभिजात वर्ग का वर्चस्व, सत्ता पर अमीर और अभिजात से एक मजहबी नेताओं का वर्चस्व होता है, यानी दूसरा में बड़े अमीर और अभिजात लोगों का वर्चस्व होता है सत्ता पर। तीसरा है नाम मात्र का लोकतंत्र, यह लोकतंत्र केवल दिखावे के लिए होता है। चौथा है ताकतवर राजनीतिक दल का सभी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण होना और शासक दल अपने व्यक्तियों के राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते हैं। मतलब जो भी राजनीतिक दल होता है उसका अपना पावर होता है, सभी गतिविधियों पर पूरी रूप से नियंत्रण कर लेते हैं और जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक पद होता है उस पर अपने लोगों को नियुक्ति कर देते हैं। पांचवा है राजतंत्र, इसमें शासक का या राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र या उसके वंशज को ही सत्ता मिलती है। इसे आप एक तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हैं। सत्तावादी शासन के लक्षण या विशेषता क्या है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का अभाव होता है। इसमें एक व्यक्ति या एक दल का शासन हो सकता है। मौलिक अधिकार ना हो, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता है, वहाँ पर संविधान का ना होना ये भी हो सकता है। मीडिया पर पूरी रूप से नियंत्रण कर ले सकता है। आतंक, हिंसा, तानाशाही शासन ये हो सकता है। आंदोलनों को कुचलना ये उनका प्रवृत्ति हो सकता है। शासन विरोधी गतिविधियों पर का दमन करना, जो मतलब सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाए उसका दमन करना ये भी हो सकता है। और नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता एवं अधिकार न देना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।